स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 दिसंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत बिहार के मौसम से करते हैं। तो आपको बता दूं कि बिहार मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिनों के लिए बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। बिहार के अधिकांश हिस्सों में सुबह शाम घना कोहरा छाने वाला है, जिससे विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर तक गिर सकती है। पश्चिमी हवाएं 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, वहीं पर जैसे ठंड और फिर तीखी हो जाएगी। मौसम विभाग ने बताया है कि वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, बांका, पटना, गया, सासाराम और फिर कैमूर जिलों में कोहरे का प्रभाव अधिक देखने को मिल सकता है। वहीं पर विभाग के अनुसार घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लो होगी, जिससे सुबह का तापमान सामान्य से कम महसूस होगा। यात्रियों के लिए सलाह दी गई है कि सुबह के समय वाहन चलाते हुए लो विजिबिलिटी ड्राइविंग को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतें। कोहरे के कारण सड़कें फिसलन भरी हो सकती है। दोस्तों बिहार में सरकारी नौकरियों की भरमार सामने आई है। यहाँ पर 1900 से अधिक पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। आपको बता दूं कि बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये समय बेहद खास है, जब बिहार में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर भर्तियां निकली है, जिससे हजारों उम्मीदवारों को रोजगार का मौका मिलेगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि BTSC ने हॉस्टल मैनेजर, डेंटल हाइजीनिस्ट और वर्क इंस्पेक्टर के पदों पर कुल 1907 वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जब आयोग की ओर से जारी नए नोटिस के अनुसार पहले इन भर्तियों के लिए आवेदन 10 अक्टूबर 2025 से 10 नवंबर 2025 तक किए जाने थे, लेकिन किसी कारणवश प्रक्रिया बीच में रोक दी गई थी। जब अब दोबारा 5 दिसंबर 2025 से आवेदन शुरू कर दिया गया है। इच्छुक और फिर योग्य उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर इन सभी पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 जनवरी 2026 तय की गई है। उम्मीदवार BTSC की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने साफ कर दिया है कि आवेदन की बाकी सभी शर्तें पहले जैसे ही रहेगी। दोस्तों बिहार के शराबबंदी कानून को धता बताने वाले माफिया अब भूमिगत होकर भी कारोबार चला रहे हैं, यानी कि जमीन के नीचे से, यानी कि पाताल लोक में शराब कारोबार चल रहा है। जहां समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र में पुलिस की एक छापेमारी ने सबको हैरान कर दिया। जमीन के नीचे पाताल लोक सरीखे सिगरेट तहखाना बना करके छिपाई गई 955 लीटर महंगी विदेशी शराब बरामद हुई है, जो करीब 100 पेटियों में पैक थी, यानी कि जमीन के नीचे अंदर छुपा करके रखा था। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने इस फिल्मी छिपाने की कला को नाकाम कर दिया। यह छापेमारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसमें अधिकारी खुदाई करके शराब की पेटियां निकालते नजर आ रहे हैं। ये कार्रवाई शनिवार को गुप्त सूचना पर की गई है। दोस्तों बिहार में एक व्यक्ति के खाते में 600 करोड़ रुपए अचानक से आ गए। जी हाँ, 600 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए कि आपके खाते में अचानक से अगर 600 करोड़ रुपए आए तो आपकी स्थिति क्या होगी। जब बिहार में एक हलवाई के खाते में अचानक से 600 करोड़ रुपए आ गए, अकाउंट में बैलेंस देख करके उनके तो होश ही उड़ गए। दरअसल बिहार के बक्सर जिले के तिलक राय के हाता थाना क्षेत्र के बरका राजपूतपुर गाँव में शनिवार को उस वक्त हरकत मच गया जब हलवाई का काम करने वाले जितेंद्र शाह के फिनो बैंक खाते में अचानक से 600 करोड़ रुपए से अधिक की रकम दिखाई देने लगी। जितेंद्र शाह सुबह रोजमर्रा के खर्च के लिए सिर्फ 100 रुपए निकालने गांव में स्थित ग्राहक सेवा केंद्र पहुंचे थे, यानी कि CSP में पहुंचे थे। पासबुक अपडेट के दौरान जब खाते में अरबों रुपए दिखे तो फिर वह हैरान रह गए। उन्होंने बताया है कि उनके खाते में पहले केवल 478 रुपए 20 पैसे ही जमा थे। जब CSP संचालक से जानकारी मिलने के बाद उन्होंने कई बार बैलेंस चेक कराया, लेकिन हर बार वही भारी भरकम राशि दिखाई दी। इस अप्रत्याशित घटना की जानकारी मिलते ही जितेंद्र ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दिया। जब मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी सक्रिय हो गई। जब थाना अध्यक्ष पूजा कुमारी ने बताया है कि यह मामला तकनीकी गड़बड़ी, बैंकिंग गलती या फिर किसी साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ हो सकता है। यह खाता धारक को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ साइबर थाना भेजा गया है, जहां पर बैंक अधिकारियों और फिर साइबर विशेषज्ञों की टीम जांच कर रही है कि ये रकम कहां से और फिर किस प्रक्रिया के अंतर्गत खाते में पहुंची है। वहीं पर पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं किसी गिरोह द्वारा अवैध धनराशि को खाते में भेज करके काला धन खपाने की कोशिश तो नहीं की गई है। इधर गांव में ये मामला चर्चा का विषय बन गया, जब लोग आश्चर्यचकित हैं कि एक साधारण मजदूरी करने वाले व्यक्ति के खाते में इतनी बड़ी 600 करोड़ रुपए धनराशि आखिर कैसे पहुंच गई।
दोस्तों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि RLM के अध्यक्ष और फिर राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने राजद नेता तेजस्वी यादव के लोकतंत्र की हत्या और फिर मशीनरी की जीत वाले बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि वे हार गए हैं तो फिर कुछ तो कहेंगे, जहाँ हार की बेचैनी में अनाप शनाप बोलते हैं। जहाँ कुशवाहा ने राजद के बाबरी की शहादत दिवस मनाने पर भी तंज कसा है। जहाँ पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि एनडीए को जनता का आशीर्वाद मिला है, जहाँ अब जनता का निर्णय भी उनको नहीं पच रहा है तो फिर गाँव में जाकर के एक बार घूम ले, मतदान केंद्र की सूची ले ले, जहाँ कहाँ किसको कितना वोट मिला इसका डेटा ले लें, जब गांव में जाकर के देख लें कि वास्तव में जनता ने वोट दिया है या नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अनर्गल बात से कोई भी फायदा नहीं है। जमीन उनकी यानी कि पूरी तरह तेजस्वी यादव की पूरी तौर पर खिसक चुकी है। एनडीए के पक्ष में जनता थी इसलिए पक्ष में वोट दिया है। इस तरह से इलेक्शन कमीशन और फिर किसी भी अन्य तरह के आरोप लगा करके अपनी खींच निकाल रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। वहीं पर इस क्रम में बाबरी शहादत दिवस मनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजद तो चुनाव आयोग पर ही आरोप लगा रहे हैं तो फिर उनकी बात का क्या कहना। दोस्तों, बिहार में एनडीए की सत्ता में वापसी के बाद विकास कार्यों को गति देने की कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। ये बैठक 9 दिसंबर को मंगलवार को दोपहर 3:30 बजे मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित होगी। इस कैबिनेट बैठक का मुख्य फोकस नौकरी और फिर रोजगार से जुड़े हुए अहम प्रस्ताव पर रहने की संभावना, यानी कि कल ये बैठक होगी। कल बैठक में नौकरी पर बड़ा फैसला ले सकता है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं से ये बड़ा वादा किया था कि सरकार अगले 5 वर्षों के भीतर 1 करोड़ नौकरी और फिर रोजगार की व्यवस्था करेगी। इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से काम शुरू हो चुका है। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों ही ये ऐलान किया था कि 1 करोड़ नौकरी और फिर रोजगार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य में 3 नए विभागों का गठन किया जाएगा। माना जा रहा है कि 9 दिसंबर को होने वाली इस कैबिनेट बैठक में इन 3 नए विभागों के गठन के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल सकती है। वहीं पर इन नए विभागों का गठन रोजगार सृजन और फिर युवाओं की सशक्तिकरण के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। उम्मीद है कि ये विभाग विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर की पहचान करने और कौशल विकास को बढ़ावा देने और सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को गति देने का काम करेंगे, जिससे सरकार अपने चुनावी वादे को समय पर पूरा कर सके। वहीं पर पिछली बैठक में 6 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी थी। नई सरकार के गठन के बाद ये कैबिनेट की दूसरी बैठक होगी। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा सत्र के दौरान मौजूद नहीं रहने पर तेजस्वी यादव को घेरा है। उन्होंने तेजस्वी यादव के अपने परिवार के साथ घूमने निकलने पर तंज कसते हुए कहा कि ये बिहार का दुर्भाग्य है। अब तो यह युवराज नहीं है, अब तो वे दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उनकी आदत नहीं छूटी है। वे सैर करने के लिए विदेश में चले जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लाज और फिर शर्म से वे सदन सत्र के दौरान बाहर घूमने के लिए गए हैं, जो अपनी हार छिपाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी भी वही है। इन लोगों का भारत के लोगों से मतदाताओं के लिए कोई भी फिक्र नहीं है, जब वे अपना मौज करने के लिए निकल जाते हैं। तेजस्वी यादव इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कि वे शेडो मंत्रिमंडल बना लिए थे, जब पदाधिकारियों के पोस्टिंग की लिस्ट बना लिए थे। जब उन्होंने कहा था कि 18 नवंबर को हम मंत्रिमंडल का शपथ लेंगे, लेकिन उल्टा पड़ गया। जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि अगर अगल बगल के लोगों को मिलाते नहीं तो फिर शायद विपक्ष के नेता का पद भी नहीं मिलता। गठबंधन में है इसलिए उनको पद भी मिल गया। शायद लाज शर्म से सदन में क्या बोलेंगे, इसलिए वे दिमाग बहलाने के लिए बाहर चले गए हैं। अपनी हार को छिपाने और फिर हार से लज्जित होकर के उन्होंने ऐसा किया है। दोस्तों, बिहार के अस्पतालों में नए डॉक्टरों और फिर नर्सों की नियुक्ति होगी। खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी तेज हो गई है। जब बिहार की नीतीश सरकार नए वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य व्यवस्था को नई रफ्तार देने के साथ करने जा रही है। जब राज्य में लंबे समय से खाली पड़े पदों के कारण प्रभावित हो रही चिकित्सा सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार तेजी से बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में जनवरी से स्वास्थ्य विभाग को 663 सामान्य डॉक्टर, 808 डेंटिस्ट, 11,000 से अधिक नर्सें, 498 नर्सिंग ट्यूटर और फिर 121 आयुष डॉक्टरों की नई टीम मिलने की संभावना है। यह बड़ा मानव संसाधन विस्तार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए काम करेगा। स्वास्थ्य विभाग में कई वर्षों से खाली पड़े पद ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के जिलों के अस्पतालों तक सेवा गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे थे। जब सरकार ने इसे प्राथमिकता में रखते हुए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई है। सामान्य चिकित्सकों से लेकर के विशेषज्ञ दंत चिकित्सकों तक की तैनाती से पीएचसी और फिर जिला अस्पतालों में चिकित्सीय सेवाओं में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।
दोस्तों, बिहार में गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना वरदान बनी है, जहाँ कई बच्चों को नया जीवन मिला है। दरअसल बात है कि मुख्यमंत्री के 7 निश्चय पार्ट 2 में शामिल महत्वाकांक्षी बाल हृदय योजना बच्चों के जीवन को उज्जवल बनाने में सार्थक सिद्ध हो रही है। इसी कड़ी में वैशाली से 92 बेंच में फिर 3 बच्चे जिनके दिल में छेद है, उनको सर्जरी के लिए श्री सत्य साई हृदय अस्पताल अहमदाबाद भेजा गया है। जिला स्वास्थ्य समिति वैशाली से एम्बुलेंस के माध्यम से पटना भेजा गया, जहाँ से आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद फ्लाइट से अहमदाबाद भेजा जाएगा। अब तक 151 बच्चों की सफल सर्जरी के बाद फिर से 3 बच्चे भेजा गया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर बीजेपी के नेता और फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने जोरदार हमला बोला है। जब मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी ना तो सत्ता के लायक हैं और न ही विपक्ष के नेता के लायक है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि जनता ने जिसे जिताया है उसे बधाई देनी चाहिए, जब बहाने नहीं ढूंढना चाहिए। तेजस्वी यादव को लेकर के घर परिवार से लेकर के जनता में गुस्सा है और फिर वे ईवीएम पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी यादव ना तो सत्ता के लायक है और न ही विपक्ष के नेता के लायक। वे विपक्ष के नेता कर्पूरी ठाकुर और फिर सुशील मोदी जैसे रहे हैं, जो कि विपक्ष में रहकर भी प्रभावी राजनीति करते थे। यह तेजस्वी को कुछ सीखना चाहिए, लेकिन वे तो राहुल गांधी की कॉपी करते हैं। वहीं पर तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की तरह सिर्फ टी-शर्ट पहन ली है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में मौजूद तक नहीं थे। जब चुनाव हारने के बाद बिहार में रहकर के जिलों में जाकर के हार की समीक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन वे राहुल गांधी की तरह विदेश चले गए। तेजस्वी यादव राहुल गांधी से बहुत प्रभावित हैं और उनके नक्शे कदम पर चल करके अपनी पार्टी का नाश कर रहे हैं। वहीं पर उन्होंने आगे कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जैसे ही तेजस्वी यादव के नाम की मुख्यमंत्री पद के लिए घोषणा हुई, तो बिहार के लोगों को डर सताने लगा कि जंगल राज पार्ट 2 आने वाला है। इसी डर के कारण बड़ी संख्या में लोग हमारा समर्थन करने आए और हम जितनी मेहनत कर रहे थे, जनता उससे कहीं ज्यादा मेहनत कर रही थी। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों के साथ ही बच्चों की हाजिरी ऑनलाइन दर्ज होगी। शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में डिजिटल उपस्थिति व्यवस्था लागू करने की शुरुआत कर दी है। इसके तहत सभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या के आधार पर 2 से 3 टैबलेट भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। साथ ही साथ विद्यालय के प्रधानाध्यापक और फिर एक नोडल शिक्षक को गूगल मीट के माध्यम से जिला के द्वारा प्रशिक्षण भी दिया गया है। प्रभारी बीओ ने बताया है कि प्रखंडाधीन सभी 176 विद्यालय को टैबलेट उपलब्ध कराया गया है। यह टैब में ई शिक्षा कोश सहित विभाग के सभी जरूरी ऐप पहले से इंस्टॉल रहेंगे और इस डिवाइस में किसी भी तरह के छेड़छाड़ की कोई भी संभावना नहीं होगी। उन्होंने बताया है कि टैबलेट के संचालन के प्रधानाध्यापक साथ ही तकनीक में रुचि रखने वाले एक नोडल शिक्षक को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि वे उपस्थिति दर्ज करने, रिपोर्ट जनरेट करने और ऐप संचालन को आसानी से समझ सके। वहीं पर जानकारी के अनुसार जनवरी महीने के पहले सप्ताह से शुरू होने जा रही इस व्यवस्था के तहत हर वर्ग शिक्षक को रोज अपने कक्षा से बच्चों का सामूहिक फोटो खिंचवाना होगा, जिसे ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। दोस्तों, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल कई मुद्दों पर विपक्ष और फिर निलंबित टीएमसी नेता हुमायूं कबीर पर तीखा प्रहार किया है। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को लेकर के इंडिगो फ्लाइट विवाद और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश के माहौल को बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। संजय जायसवाल ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि भारत एक आस्था का देश है, जहाँ पर मंदिर हो या फिर मस्जिद, दोनों का निर्माण किसी भी समुदाय का अधिकार है, लेकिन कोई भी व्यक्ति या फिर राजनीतिक दल धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल करके देश का माहौल खराब करे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने हुमायूं कबीर के हालिया बयान को सोची समझी उकसावे की राजनीति बताया और कहा कि ऐसे लोग भारत के गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने आगे कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस और फिर नेहरू परिवार ने शासन किया है, लेकिन इस दौरान हिंदू और फिर सनातन संस्कृति का कई बार अपमान हुआ है। अब ये सब सहन नहीं करेगा। जब लोगों की सोच बदल चुकी है और फिर आज भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करता है। वहीं पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के आरोपों को भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग सिर्फ मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर रहा है, जो उसकी जिम्मेदारी है। संजय जायसवाल ने कहा कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है या फिर जिनके नाम 2 जगह दर्ज हैं, उन्हें हटाना स्वाभाविक है, लेकिन विपक्ष अपने राजनीतिक अस्तित्व के डर से इस मुद्दा बना रहा है। असल में उन्हें फोबिया हो गया है कि कहीं मतदाता सूची बनने पर उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी।
दोस्तों लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव फंस गए हैं, जहां उनके पटना स्थित बेऊर के निजी आवास पर 3 साल से अधिक समय से बिजली बिल बकाया है, जिसकी कुल राशि 3,60,000 रुपए पहुंच गई है। यानी कि 3,60,000 रुपए की बिजली बिल और बाकी रहे। जी तेज प्रताप यादव का बिजली कंपनी के नियमों के अनुसार 25,000 से अधिक बिल बकाया होने पर कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन 3 साल से बिल जमा न होने के बावजूद भी उनके कनेक्शन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इस विशेष छूट और फिर लापरवाही ने बिजली विभाग की निष्पक्षता और फिर जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां लालू यादव के बड़े बेटे और फिर पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के पटना निजी आवास पर बिजली कंपनी का 3,60,000 रुपए से अधिक का बकाया बिल है। यह बकाया जुलाई 2022 के बाद से जमा नहीं किया गया है, जिसका मतलब है कि 3 साल से अधिक समय से भुगतान रुका हुआ है। बिजली कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार बकाया राशि 3,24,974 है, जिसमें 23,681 का जुर्माना भी शामिल है। ये भारी बकाया आरजेडी नेता के लिए एक नई विवाद की स्थिति खड़ी कर दी है। दोस्तों नीतीश कुमार का नाम लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। ये घोषणा जेडीयू के नेता संजय कुमार झा ने की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी शेयर करते हुए कहा कि ये बिहार के लिए गर्व का क्षण है। तो फिर आखिर ये सम्मान बिहार के नीतीश कुमार को क्यों मिला, इसके बारे में जानते हैं। दरअसल बात है कि नीतीश कुमार के राजनीति में उनके असाधारण योगदान और फिर लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। जब ये सम्मान उन्हें भारत की राजनीतिक यात्रा में बेहद दुर्लभ उपलब्धि 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए दिया गया है। जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने एक्स पर यह जानकारी शेयर करते हुए लिखा कि ये बिहार के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने बताया है कि संस्था ने नीतीश कुमार के लगातार नेतृत्व, जनता के भरोसे और स्थिर शासन को ऐतिहासिक उपलब्धि मानते हुए उन्हें अपनी वैश्विक सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने लिखा है कि ये बताते हुए खुशी हो रही है कि गर्व की बात है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने माननीय नीतीश कुमार की उस असाधारण उपलब्धि को मान्यता दी है, जिन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, जो भारत की लोकतांत्रिक की यात्रा में सचमुच एक दुर्लभ उपलब्धि है। दोस्तों बिहार चुनाव के नतीजे की समीक्षा हारने वाली पार्टियां करती रही है। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने नेताओं से बुरी हार के कारण जाने, तो फिर तेजस्वी यादव ने भी समीक्षा की औपचारिकता सभी जीते हारे उम्मीदवारों को पटना बुला करके पूरी कर ली। अब तो तफरी के लिए उनकी पत्नी के साथ यूरोप जाने की भी खबर है। जब विदेश जाने से पहली बार वह एक यूट्यूब चैनल से मुखातिब होते हुए तो फिर मुख्य महागठबंधन की करारी हार के कुछ कारणों का खुलासा किया, तो कुछ के लिए समय आने पर बताने की बात कही। तेजस्वी महागठबंधन की हार से यकीनन दुखी होंगे, लेकिन उन्हें इस बात से बड़ी राहत मिली है कि 1,15,46,055 यानी कि 23% मतदाताओं ने आरजेडी को बिहार की एक लौती बड़ी पार्टी बना दिया है। ये भी वोट बटोरने के मामले में उनकी पार्टी आरजेडी ने भाजपा को भी पछाड़ छोड़ दिया है, जहां उन्हें इस पर फख्र हो रहा है कि उनके नेतृत्व वाले महागठबंधन को 1,87,46,000 यानी कि 37% वोट मिले हैं, जो एनडीए के 2,37,000 यानी कि 47% से कम जरूर है। लेकिन इसमें बदलाव की बू आती है, हार पर कुछ तो बोलना ही था। जब तेजस्वी यादव को इस बात पर आश्चर्य है कि एनडीए के मुकाबले महागठबंधन को करीब 50 लाख वोट ही कम मिले हैं, फिर विपक्ष 35 पर ही क्यों अटक गया। जिन्हें तकनीकी पक्ष नहीं मालूम, उन्हें भी ये बात आश्चर्यजनक लगेगी। वे तेजस्वी की बात से सहमत भी हो रहे होंगे। उन्हें तेजस्वी के इस बयान पर भी विश्वास हो रहा होगा कि लोकतंत्र हारा, मशीनरी जीती। मशीनरी से उनका आश्चर्य चुनाव आयोग और फिर राज्य प्रशासन ही होगा, क्योंकि चुनाव आयोग की कथित वोट चोरी के नैरेटिव के साथ उन्होंने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में पखवाड़े भर साथ घूमने, आयोग हर हारने वालों के निशाने पर तो रहता ही है। जब कभी ईवीएम तो कभी वोट चोरी उसी की कड़ी है। दोस्तों बिहार में आम की बागवानी करने वाले किसानों की बल्ले बल्ले सामने आई है। जी हाँ, बल्ले बल्ले हो गई है। दरअसल बात है कि एकीकृत बागवानी मिशन के तहत पटना जिले में फलों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आम की बागवानी का क्षेत्र तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इस साल पटना जिले में 10 हेक्टेयर निजी भूमि पर आम का बगीचा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खास बात यह है कि आम का बाग लगाने के इच्छुक किसानों को पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी कि फ्री में पौधे दिए जाएंगे। साथ ही साथ पौधों की देखरेख के लिए सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार कोई भी किसान न्यूनतम 8 कट्ठा से लेकर के अधिकतम 2 हेक्टेयर तक भूमि पर आम का बाग लगा सकता है। 1 हेक्टेयर में पौधारोपण पर लगभग 2 लाख रुपए का खर्च अनुमानित है।
जिसमें सरकार 40% यानी कि 80,000 रुपये का अनुदान उपलब्ध कराए गए। जहाँ अनुदान किसानों को 2 किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त 60% यानी कि 48,000 और दूसरी किस्त 40% यानी कि 32,000 रुपये। दूसरी किस्त तभी जारी की जाएगी जब लगाए गए कम से कम 80% पौधे सुरक्षित पाए जाएंगे। दोस्तों, बिहार सरकार के खेल मंत्री और फिर ओलंपियन श्रेयसी सिंह ने कहा कि हमारी योजना है कि प्रत्येक जिले में ऐसी एकेडमी खोले जाएं जिसमें बच्चों को सही तरीके से प्रशिक्षण देकर के आने वाले समय में बिहार और फिर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार किया जाए। रविवार को पटना से जमुई जाने के क्रम में शेखपुरा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में वे थोड़ी देर के लिए रुकी थी। इसी क्रम में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने अब ये बातें कही है। मंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रत्येक जिले में पर्टिकुलर स्पोर्ट की एकेडमी खोले जाएं। इसके लिए बड़े स्तर पर रिसर्च चल रहा है। वहीं पर बिहार में खेल को बढ़ावा देने को लेकर के मंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर पर खेल की आधारभूत सुविधा बढ़ाने के लिए बड़ी योजना पर काम शुरू किया गया है। इसी योजना में प्रत्येक जिला में ओलंपिक एकेडमी खोलने का प्रस्ताव है। इसके तहत संबंधित जिले में खेल और फिर खिलाड़ी की प्रतिभा का आकलन करके अलग अलग जिलों में अलग अलग खेल के लिए एकेडमी खोले जाएंगे, जहाँ पर प्रशिक्षक रह करके खिलाड़ी की प्रतिभा को निखारने का काम होगा। दोस्तों, बिहार में इस महीने से बिजली महंगी हो सकती है। दरअसल बात है कि बिहार के लोगों को नए साल से पहले बड़ा झटका मिलने वाला है। बिहार में अगले साल 1 अप्रैल 2026 से बिजली महंगी होने के संकेत मिल गए हैं। जब बिहार की बिजली कंपनियों ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को अनुदान रहित बिजली दर का प्रस्ताव सौंपा है। इसमें गरीब, ग्रामीण, शहरी, घरेलू, गैर घरेलू, कृषि, स्ट्रीट लाइट और फिर औद्योगिक सभी श्रेणियों में बिजली दर बढ़ाने की सिफारिश की गई है। जानकारी के मुताबिक यदि आयोग इस प्रस्ताव पर मुहर लगा देता है तो फिर आम लोगों को कम से कम 35 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी बिजली बिल का बोझ झेलना पड़ेगा। जहां कंपनी ने कुटीर, ज्योति, ग्रामीण और फिर शहरी घरेलू दर को एक समान करने का प्रस्ताव दिया है। वहाँ पर फिलहाल 7.42 रुपये प्रति यूनिट दर को 7.77 रुपये प्रति यूनिट करने की अनुशंसा की गई है, यानी कि सीधे 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी। वहाँ पर शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के 2 स्लैब हटा करके 1 किया जा रहा है, जिसमें 100 यूनिट से अधिक खपत करने वालों को 1.18 रुपये प्रति यूनिट दर तक राहत मिल सकती है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को जंगल राज पसंद नहीं था, इसलिए ये लोग सत्ता से बाहर हो गए। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि आप भ्रष्ट हैं और फिर आपका भ्रष्टाचार साबित हो चुका है। आप ऐसे परिवार से हैं जिसने जंगल राज कायम किया है, जिसने कभी विकास में नहीं बल्कि विनाश, निजी फायदे और फिर तुष्टिकरण में विश्वास किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए नित्यानंद राय ने कहा है कि जब बिहार परेशान था तब आपने रोहिंग्यों को लिस्ट में शामिल किया, बिहार के युवाओं की उम्मीदों को कुचला, जब फिर भी लोगों ने आपको वोट दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ऐसे लोगों को कोई भी सत्ता नहीं क्यों देगी जो आज तक बिहार का विकास नहीं कर पाए। बिहार के लोग अब अपने लिए, अपने परिवारों और फिर अपने बच्चों के भविष्य के लिए विकास चाहते हैं। बिहार के लोगों को तेजस्वी पर कोई भी भरोसा नहीं है, वे हार गए हैं, इसलिए बहाने बना रहे हैं। तेजस्वी कोरोना काल में भी बिहार छोड़ करके कहीं चले गए थे। वहीं पर तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर नित्यानंद राय ने कहा कि वे वापस कब आएंगे इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। या कहीं ऐसा ना हो कि वे विदेश में ही अपने किसी गुरु से शिक्षा लेने गए हो, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि बिहार की जनता ने उन्हें ठुकरा दिया है। बिहार की जनता को वे जंगल राज अभी याद है जब बिहार में लोग सुरक्षित नहीं थे। जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं पर उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता सब देख रही है कि तेजस्वी कोरोना काल में भी बिहार छोड़ करके कहीं चले गए थे। जब कई बार ऐसा हुआ कि बिहार बाढ़ से घिरा हुआ हो और फिर उस समय भी वे छोड़ करके चले जाते हैं। बिहार वासियों का लालू परिवार, महागठबंधन, राजद और तेजस्वी यादव से भरोसा उड़ गया है, ये कहना है नित्यानंद राय का। दोस्तों, किशनगंज के ठाकुरगंज में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद अब ठाकुरगंज में मेडिकल कॉलेज बनने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज जिले में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की विशेष रूप से ठाकुरगंज में ही स्थापित करने का निर्देश दिया है। तो आपको बता दूं कि इसके लिए जिला पदाधिकारी को तुरंत उपयुक्त भूमि चिन्हित करने का आदेश दिया गया है। जहाँ ठाकुरगंज विधायक गोपाल अग्रवाल के अनुसार ये फैसला सीमांचल की सबसे बड़ी मांगों में से एक था। अब किशनगंज जिले के युवाओं को MBBS की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ
साथ ही मेडिकल कॉलेज के बनने से क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक सुधार होगा, जहाँ डॉक्टर बढ़ेंगे, विशेषज्ञ आएंगे और फिर आधुनिक सुविधाएं यही उपलब्ध होगी। इसके साथ ही 6000 करोड़ रुपए की महानंदा मेची तटबंध परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी मिल गई है। ये परियोजना सीमांचल के लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। जहाँ हर साल बाढ़ से तबाह होने वाले इलाके को इस तटबंध से अस्थायी सुरक्षा मिलेगी, सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी, हजारों एकड़ खेतों में साल भर खेती संभव होगी और बाढ़ के डर से होने वाला पलायन भी कम होगा। जल्द ही मुख्यमंत्री इस परियोजना का शिलान्यास करने वाले हैं। वहीं पर ठाकुरगंज अंचल के जागाच और गुजरमारी राजस्व मौजा जो कि विभागीय त्रुटि के कारण लगभग 1.5 साल से बंद थे, अब फिर से खोल दिए गए हैं। इससे हजारों भू स्वामी म्यूटेशन सीमांकन जैसे जरूरी दस्तावेज अब आसानी से बनवा सकेंगे। विकास योजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी अब तेज हो गई होगी। वहीं पर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो एक और राहत भरी खबर सामने आई है, जहां ठाकुरगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वर्षों से बंद पड़ी एक्सरे मशीन आखिरकार फिर से चालू कर दी गई है। अब छोटी जांचों के लिए मरीजों को किशनगंज या फिर निजी अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। गरीब और ग्रामीण परिवारों को इससे सीधा फायदा मिलेगा। वहीं पर ग्रामीण कार्य विभाग ने ठाकुरगंज और फिर दिगल बैंक के कई गाँव में कच्ची सड़कों और फिर पुल पुलियों का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। जिन गाँव तक अब तक पक्की सड़क नहीं पहुंचे है, वहां पर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। इससे आवागमन आसान होगा और फिर क्षेत्र में विकास की रफ्तार भी तेज होगी। वहीं पर ठाकुरगंज के लोग इस फैसले को क्षेत्र के भविष्य के लिए ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं। लंबे समय से उपेक्षित ये इलाका अब विकास की मुख्य धारा में तेजी से शामिल होता दिख रहा है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर जिन लोगों की आपको तस्वीर दिख रही है, ये वही लोग हैं जिनको किशनगंज पुलिस तलाश कर रही है। आपको बता दूं कि इन लोगों की अलग अलग इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर कैद हो रही थी। जब अब सवाल यह है कि आखिर ये लोग कौन हैं और क्यों पुलिस इनकी पहचान को लेकर के इतनी सक्रिय है, और क्या ये हाल ही में बड़ी चोरी छिनतई या फिर किसी बड़े मामले से जुड़ा हो सकते हैं। तो आपको बता दूं कि पुलिस ने जनता से सीधे मदद मांगी है, इनाम का भी ऐलान कर दिया है, यानी कि मामला गंभीर है और जांच किसी बड़े मोड़ पर है। किशनगंज में पुलिस ने शहर की सुरक्षा और फिर हाल के आपराधिक मामलों की जांच को आगे बढ़ाते हुए 6 संदिग्ध व्यक्तियों की तस्वीरें सार्वजनिक कर दी है। ये तस्वीरें शहर के अलग अलग स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे से निकाली गई है। पुलिस के अनुसार इन व्यक्ति की पहचान किसी गंभीर मामले की जांच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दूं कि जारी की गई नई तस्वीरों में कुछ संदिग्ध अकेले चलते दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ 2-2 के समूह में नजर आ रहे हैं। इनकी उम्र करीब 25 से 40 वर्ष के बीच बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज शहर के बाजारों, रेलवे स्टेशन परिसर, बस स्टैंड और फिर अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों से लिया गया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये लोग शहर के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय हैं। जहां पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया है कि इन लोगों की पहचान उजागर करना जांच के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई भी व्यक्ति इन संदिग्धों को पहचानता है या फिर उनके बारे में कोई भी जानकारी रखता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करे। पुलिस ने यह भी आश्वासन दिया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाएगी। साथ ही साथ सटीक और फिर उपयोगी सूचना देने वालों को इनाम देने की घोषणा की गई है, जिससे आम लोगों में जागरूकता और फिर सहयोग बढ़ सके। वहीं पर इन तस्वीरों के सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में कई तरह के चर्चाएं शुरू हो गई है। व्यापारियों और फिर आम नागरिकों का कहना है कि शहर में हाल ही में चोरी, छिनतई और मोबाइल लूट जैसी घटनाएं बढ़ गई है। इसके चलते लोग इन संदिग्धों को उन्हीं घटनाओं को से जोड़ करके देख रहे हैं। जब कुछ लोग ये भी आशंका जता रहे हैं कि ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए भी हो सकते हैं, क्योंकि सीमावर्ती इलाके में ऐसे मामलों की खबरें समय समय पर सामने आती रहती है। दोस्तों, किशनगंज में जमीन से जुड़ा काम करवाना आम लोगों के लिए पहले से मुश्किल था, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अंचल कार्यालय खुद लूट का अड्डा बनकर के सामने आ रहा है। जमीन दाखिल खारिज का फॉर्म भरे बिना भी पैसा लग जाता है और फिर अगर काम करवाना हो तो आपको बता दूं कि दलालों का नेटवर्क, कर्मचारियों की मनमानी और गरीब आवेदकों की मजबूरी, ये तस्वीर सीमांचल के हर आम इंसान की कहानी बन चुकी है। ताजा मामला पोठिया अंचल से सामने आया है, जहां पर एक राजस्व कर्मचारी का रिश्वत मांगते हुए ऑडियो वायरल हो गया है। अब मामला इतना बड़ा हो गया है कि सदर विधायक को खुद डीएम से मिलना पड़ा। सवाल है कि किशनगंज में कब तक जमीन का काम रुपए दो काम लो पर चलता रहेगा, और क्या इस बार कार्रवाई वाकई होगी या फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। वहीं पर किशनगंज के पोठिया अंचल के हल्का बुथरा में तैनात राजस्व कर्मचारी मिथिलेश कुमार झा का रिश्वत मांगते हुए एक सनसनीखेज ऑडियो वायरल हुआ है। जमीन दाखिल खारिज के नाम पर मांगी गई इस कथित रिश्वत ने पूरे जिले में चर्चा
छेड़ दिया। वहीं पर पीड़ित मशरकुल अनवर ने ये ऑडियो सबूत के तौर पर रिकॉर्ड किया था, जिसे पेन ड्राइव में जमा करवाया गया है। इस गंभीर मामले के सामने आने के बाद किशनगंज सदर विधायक कमरुल हुदा ने जिलाधिकारी विशाल राज से मुलाकात की है, जब विधायक कमरुल हुदा ने एक लिखित आवेदन के साथ ये ऑडियो सबूत डीएम को सौंपा है और फिर दोषी राजस्व कर्मचारी की तत्काल निलंबन तथा पूरे मामले की गहन जांच की मांग की है। वहीं पर विधायक ने अपने आवेदन में यहां तक लिखा है कि किशनगंज के गरीब इलाकों में दाखिल खारिज परिमार्जन और फिर जमीन से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं के नाम पर अंचल कार्यालयों में खुलेआम लूट चल रही है। उनका कहना है कि जिन लोगों का सेवा शुल्क और फिर रिश्वत संबंधित अधिकारी या कर्मियों तक पहुंच जाता है, उनका काम उसी दिन निपटा दिया जाता है, लेकिन जो लोग पैसे देने में असमर्थ हैं, उन्हें महीनों तक फाइलों में उलझा दिया जाता है। विधायक ने आरोप लगाया है कि इस पूरी वसूली के लिए दलालों का एक असंगठित नेटवर्क बनाया गया है। दोस्तों, बहादुरगंज कोचाधमन बोरर इलाका शकौर में फौजी कैंप बनने को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है, जब यहाँ के लोग जमीन नहीं देना चाहते हैं। अब इसी को लेकर के AIMIM के विधायक सरवर आलम और अख्तरुल ईमान ने बड़ा कदम उठाया है। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में प्रस्तावित सैनिक स्टेशन को लेकर के हाल के दिनों में लगातार विरोध की आवाजें उठ रही है। ग्रामीणों की चिंता सिर्फ जमीन छीनने तक सीमित नहीं है, मामला धार्मिक स्थलों, कब्रिस्तानों, बसावट और फिर सदियों से चल रही खेती पशुपालन से जुड़ा है। वहीं पर प्रशासन और फिर सरकार अपनी योजना पर आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन स्थानीय लोग इस पूरे मुद्दे को जीवन और फिर आजीविका का सवाल बता रहे हैं। इस बीच AIMIM नेता और फिर बिहार विधानसभा के फ्लोर लीडर अख्तरुल ईमान ने इस पूरे विवाद को सीधे प्रदेश सरकार के सामने उठाया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करके उन्होंने एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि सैनिक स्टेशन के लिए चुनी गई जमीन पर तुरंत पूर्ण विचार किया जाए। सवाल यह है कि क्या सरकार स्थानीय जन भावनाओं को सुनेगी या फिर परियोजना अपने पुराने स्वरूप में ही आगे बढ़ेगी। आपको बता दूं कि AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में फ्लोर लीडर अख्तरुल ईमान ने कोचाधमन विधायक सरवर आलम के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने किशनगंज जिले के कोचाधमन और बहादुरगंज अंचल की सीमा पर प्रस्तावित सैनिक स्टेशन निर्माण के लिए चयनित भूमि पर पूर्ण विचार की मांग करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जिन जगहों का जिक्र किया गया है वे कोचाधमन अंचल के सदभिट्टा और फिर कन्हैयाबाड़ी मौजा तथा बहादुरगंज अंचल के शकौर और फिर नटवापरा मौजा शामिल है। ये पूरा इलाका लगभग 250 एकड़ में फैला है और यहीं से ग्रामीणों की चिंता शुरू होती है। अख्तरुल ईमान ने बताया है कि इस क्षेत्र में ईदगाह, मस्जिद और कब्रिस्तान और घनी आबादी होने के कारण लोग भारी असंतोष में हैं। इसके अलावा सैकड़ों परिवार पीढ़ियों से यहाँ पर खेती पशुपालन पर निर्भर है और फिर उन्हें डर है कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से उनकी आजीविका पर बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। अख्तरुल ईमान ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जनभावनाओं, सामाजिक सौहार्द और फिर धार्मिक स्थलों की सुरक्षा से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार अगर जमीनी हकीकत देखे तो फिर ये जमीन सैनिक स्टेशन के लिए उपयुक्त नहीं है। जब बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूरे मामले को गंभीरता से सुना है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि संबंधित विभागों से बातचीत करके उचित कदम उठाए जाएंगे।